नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन ओम भगत। आज मेरे साथी रक्षित परमार। हम आज इस शुभ दिन पर हम बात करेंगे कि द कश्मीर फाइल्स, राजस्थान के इस कश्मीर में द कश्मीर फाइल्स को लेकर रक्षित परमार आप क्या सोचते हैं? नमस्कार ओम मोहन भगत जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर एक चर्चा को अंजाम दिया है। और द कश्मीर फाइल जो कि एक बहुत ही अभी जो फिल्म है ये बड़ी चर्चा में है। विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को बनाया है और देश भर में ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ में एक जो इनजस्टिस हुआ उसको लेकर अब तक कोई प्रयास नहीं हो पाना। तो एक बड़ा मुद्दा छिड़ गया है कि द कश्मीर फाइल, लोग कह रहे हैं द गुजरात फाइल, लोग कह रहे हैं दलित फाइल, लोग कह रहे हैं बस्तर फाइल। देश भर में न जाने कितनी तरह की फाइलों की चर्चा की जाने लगी है। और जो कश्मीर फाइल जिस तरह से मूवी आई है और इस मूवी ने एक ऐसे मुद्दे को उजागर किया है जिसकी तरफ देश का ध्यान बिल्कुल नहीं था। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी भी है कि इस तरह के दबे हुए मुद्दों को चर्चा में लाना, केंद्र में लाना बहुत ज़रूरी है। और केवल फिल्में बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इन फिल्मों के माध्यम से हम देश की जनता कितना कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि ऐसी फाइलें कहीं ना कहीं देश में बनेगी, बाद में भी बनेगी। तो क्यों ना हम इस कोशिश करें कि इस तरह की फाइलें, यानी कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी, फिल्में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, वास्तविक रूप में हम इसके ऊपर काम करें। तो देखिए, अभी कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर कि वहाँ पर एक बड़ा जेनोसाइड यानी नरसंहार हुआ और वहाँ जो पंडित हैं उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा, मतलब भागना पड़ा। तो ये परिस्थिति एक भारत देश में जो संघीय क्षेत्र है हमारे देश का, उसमें आखिर हम नागरिकों के बीच में ये क्यों पड़ती है? तो ये सवाल देश की सभी जनता और सरकारों को लेकर है कि सरकार अपना अस्तित्व अगर रखती है तो वो किस हद तक सक्षम है कि देश में इस तरह के जेनोसाइड होने से वो रोके। वो उनकी कैपेसिटी को दर्शाता है। लेकिन देखिए कि देश में जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम जो होते हैं और उसमें भी धार्मिक जो अलगाववाद की नीतियाँ पनपती है, कहीं न कहीं धर्मांधता की ओर बढ़ी हुई देश की जनता मतलब इस मोड़ पर आ जाती है कि किसी न किसी वर्ग को, समुदाय को पलायन करना पड़ता है, उसको द कश्मीर फाइल का किरदार में आना पड़ता है। क्या बात है। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि देश में द कश्मीर फाइल यानी जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, ऐसा देश के अंदरूनी भागों में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो दलितों के मुद्दे हो, चाहे वो आदिवासियों के मुद्दे हो, चाहे वो अन्य जातियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत सारे नरसंहार हुए हैं। अगर आप पिछले 100 सालों की बात देखें तो आपको बड़े बड़े नरसंहार देखने को मिलेंगे। और ये जातिगत, धार्मिक और राजनीतिक और कई तरह के सामाजिक नरसंहार है जिसमें बड़े स्तर पर लोगों को मारा गया है, कुचला गया है। और ये देश के सामने एक फ़िल्म के माध्यम से द कश्मीर फाइल की तरह ये चीज़ें भी उजागर होनी चाहिए। क्योंकि फ़िल्में किस लिए बनती है? फिल्में बनती है एक देश के समाज को केवल मनोरंजन के मकसद से नहीं बनती है। हम उस फिल्म से क्या सीखते हैं सामाजिक सरोकारों में और राष्ट्र निर्माण में हम लोग क्या एक प्रॉपर स्टेप ले पाते हैं, क्या हम निर्णय ले पाते हैं कि ऐसे नरसंहार भविष्य में ना हो। तो मेरा ये मानना है कि द कश्मीर फाइल एक ऐसी फिल्म बनी जिसने एक तरह से जेनोसाइड है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि देश के एक भूभाग में किस तरह से कश्मीरी जो पंडित हैं उनको वहाँ से भगाया गया। तो मेरा कहना यही है मोहन जी कि इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों पनपती है। सरकारें जब जनता के ऊपर राज कर रही है, शासन कर रही है, और हमारा देश डेमोक्रेटिक है, हम कहते हैं लोकतंत्र और गणतंत्रात्मक प्रणाली है, ऐसे माहौल में इस तरह की परिस्थितियाँ पनपना मैं नहीं समझता कि ये उचित है। इस तरह की हर परिस्थिति देश के किसी भी हिस्से में अगर होती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो आसाम में हो, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, तो ये सभी चीज़ें समय पर रेगुलेट हो जानी चाहिए, नियंत्रित की जानी चाहिए। इस चीज़ को राजनीतिक रूप से बढ़ावा दिया जाना भी मैं नहीं समझता कि ये सही है। और देश में आज जो विचारधाराओं की एक आग लगी पड़ी है कि हर विचारधारा के ये जो थिंकर्स हैं, बड़े बड़े जो बैठे हैं, बड़े पदों पर जाकर जो बैठे हैं, इन विचारधाराओं के जो आका हैं मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूँ कि आप इस देश के युवा को और नए बच्चे हैं उनको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं।
मैं ये देख रहा हूँ आज के समय में कि ये विचारधाराओं का जो जिन जिन लोगों ने अड्डा खोल रखा है वो हमारे देश के बच्चों और युवाओं को बड़े स्तर पर ब्रेन वॉश करने में लगे हैं। वो इस तरह से युवाओं को बरगला रहे हैं, वो रोजगार के मकसद से मुद्दों से भटका रहे हैं। तो ये चीज़ें कम से कम समझ में आनी चाहिए कि छोटी छोटी उम्र में आपके अगर बच्चे वो विचारधारा के नाम पर अगर पागल बनाए जा रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो मैं उन सभी माँ बाप से, पेरेंट्स से कहूँगा कि आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए। उनको अगर किसी आइडियोलॉजी के जाल में अगर अभी फंसाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र बनेंगे। ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि आज का ज़माना क्रिएटिविटी और साइंटिफिक एक डेवलपमेंट की ओर बढ़ने का है। ऐसे में अगर आपके बच्चे धर्मांधता की ओर बढ़ते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये एक सही कदम होगा। तो मोहन जी, आपका अगला प्रश्न मैं जानना चाहूँगा। अगला मेरा प्रश्न ये है रक्षित जी कि जो द कश्मीर फाइल जो फिल्म है इसके द्वारा जो मुद्दा दिखाया गया है, आखिरकार इस फाइल को देख करके सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? और क्या विवेक अग्निहोत्री से भी एक क्वेश्चन है कि इस प्रकार के देश में कई मुद्दे हुए हैं, जैसे क्या गोधरा कांड, तो क्या गोधरा कांड को लेकर के भी वो फिल्म बनाएंगे? देखो, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। सरकार को लेकर जैसे आपने प्रश्न खड़ा किया है, विपक्ष की तरफ से जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से एक बड़ा तीखा सवाल किया है, और वो सवाल ये है मोहन जी कि पिछले 8 सालों में केंद्र की सरकार ने कितने कश्मीरी पंडितों का पलायन कश्मीर में वापस शिफ्ट करवाया। तो ये एक मुद्दे की बात है, और ये निश्चित रूप से होना चाहिए जब आप सत्ता में हो, जब आप मूल सत्ता में हो, केंद्र शक्ति में हो, और जब आप राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना चुके हो। ऐसी परिस्थिति में आपको ये निश्चित रूप से किया जाना चाहिए था कि जो दिल्ली में निवासरत या जो एक शरणार्थी की भूमिका में रह रहे उन सभी कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे किया जाना था। लेकिन अभी ये सरकार के ऊपर भी अप्रत्यक्ष रूप से एक दबाव बना है। लेकिन लोगों के आरोप भी हैं कि भाई ये जो फिल्म है वो एक तरह से प्रायोजित फिल्म बनी है 2024 के इलेक्शन को लेकर। लेकिन लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि अब तक सरकार ने क्या किया है। तो इस तरह के बड़े प्रश्न हैं। आपने विवेक अग्निहोत्री से गोधरा कांड को लेकर भी एक बात कही है, तो निश्चित रूप से देखिए, ये केवल एक विवेक अग्निहोत्री का काम नहीं है। फिल्में बनाने के लिए देश भर में बहुत सारे निर्देशक हैं। उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए कि देश में जहाँ पर भी कोई भी समुदाय के साथ में अगर नरसंहार होता है, अगर जेनोसाइड होता है, तो आप कहिए। ये एक डेमोक्रेटिक ये कंट्री है, संविधान परक एक देश है। आपको बेबाक रूप से बोलना चाहिए और फिल्मों के माध्यम से देश की जनता को सजग करें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि फिल्में बनाइए, लेकिन आप फिल्मों के माध्यम से समाज को, देश को अंधविश्वास की ओर, अराजकता की ओर मत लेके जाइए, धर्मांधता की ओर मत लेके जाइए। उनको एक तार्किक जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास की अगर बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की और सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, तो उस रूप में ले जाना कोई गलत नहीं है। अच्छा, देखिए कि जो मीडिया जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन आजकल मीडिया की सूचनाओं को देख करके लोगों में मीडिया के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। मीडिया को कहीं गोदी मीडिया, तो कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार का गोदीनामा कह के लोग पुकार रहे हैं। अब इन फिल्मों के द्वारा लोगों में विश्वसनीयता बढ़ने लगी है कि जो कार्य मीडिया नहीं कर सकता है वो कार्य फिल्में कर सकती है। तो क्या सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ऐसी जो जिस प्रकार कश्मीर पंडित वाला जो मुद्दा उठाया, उसी प्रकार सरकार के अंदर कई तरह के घोटाले हुए थे, व्यापम घोटाले या ऐसे घोटाले, तो क्या ऐसे घोटालों को लेकर के भी हमें फिल्म बनानी चाहिए जिससे जनता जागरूक हो? बिल्कुल बनाई जानी चाहिए मोहन जी, क्योंकि सरकारें सिस्टम में रहकर कितने बड़े घपले करती है वो देश की जनता को पता होना चाहिए। आज दिन में ही मुझे ऐसा लगा कि आप चाहे किसी भी विभाग में काम करते हो, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, आप चाहे विपक्ष में हो, आप चाहे गवर्नमेंट के पार्ट हो, पर जब आपको कहीं न कहीं कुछ गलत होता है इस राष्ट्र के साथ में, देश की जनता के साथ में, तब आपके मन में एक सवाल कौंधता है। वो प्रश्न पूछता है आपसे कि यार कुछ तो गलत हो रहा है। आप भले उसका विरोध नहीं कर पाते, लेकिन आपके मन में एक टीस कहीं न कहीं रहती है। आप रिवोल्ट नहीं कर पाते, वो एक अलग विषय है, लेकिन मन में ये ज़रूर रहता है कि हाँ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। तो ये जो चीज़ गलत हो रही है उसको भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। देखिए, पत्रकारिता एक अलग विषय है मोहन जी, मीडिया एक अलग विषय है। जो सिनेमा है वो एक मनोरंजन का साधन माना गया है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी है
जिनको एक मैं समझता हूँ कि जागरूकता का विषय है। सिनेमा भी समाज में जागरूकता लाता है, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करता है। लेकिन अगर आप सिनेमा को देखकर भी अगर गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आपका फिल्में देखना सही है। तो इस लिहाज से मेरा ये सोचना है। और इसके साथ में हम शिक्षा को लेकर बात करते हैं। लेक सिटी उदयपुर जी के MPUT विश्वविद्यालय जी और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कि आए दिन हम देखते हैं कि शिक्षा के जो आलय है वो राजनीति के केंद्र बन गए हैं और यहाँ के VC को लेकर के भी अखबार हर दिन अपनी कुछ न कुछ कहानियाँ बयां कर रहे हैं। तो इन विश्वविद्यालय जो राजनीति का कटघरे बने हुए हैं, तो इनको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए मोहन जी, आपका जो सवाल है वो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी उदयपुर के 2 विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसका नाम अभी अभी जुड़ चुका है इस बात में, उसमें यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के VC महोदय और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय, इनके बीच में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि आपसी खींचतान रही है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो रजिस्ट्रार का पद है वो विश्वविद्यालय और सरकार के बीच में तालमेल बिठाने वाला एक पद है जी। यानी विश्वविद्यालय की जो भी कोई मांग होगी तो उन मांगों की पूर्ति के लिए एक माध्यम बनाया गया है सरकार तक बातचीत पहुंचाने का, वो रजिस्ट्रार का काम है। एक पद है जो विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासन देखना, विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को, उसका पूरा एक जो इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग वगैरह जो देखना करना है। कोई बड़े निर्णय अगर लेने की बात है तो विश्वविद्यालय के VC का ये जिम्मेदारी में है। लेकिन ये दोनों ही पद बड़े जिम्मेदार पद हैं। अब इन पदों के बीच में देखिए, राजनीतिक कुछ चीज़ें राजनीति की वजह से भी, कुछ चीज़ें व्यक्तिगत आदतों की वजह से भी कहीं ना कहीं मतलब एक जो कहते हैं आपसी खींचतान बनती जाती है। इसका मैं कारण समझता हूँ कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का अभाव है। कहीं ना कहीं दोनों जो बड़े पदाधिकारी हैं इनके बीच में उचित सामंजस्य का अभाव है। इन्हें बैठकर अपने जो मुद्दे हैं उनको एक साथ बैठकर सुलझाने चाहिए। विश्वविद्यालय की प्रगति में स्थानीय जो छात्र हैं, युवा हैं, इनको रोजगार की तरफ ले जाने की तरफ इनको निश्चित रूप से सोचना चाहिए। और केवल रजिस्ट्रार हैं तो केवल वो विश्वविद्यालय अपने केवल सरकार के मोहरे नहीं हैं, वो विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को भी समझें। और VC महोदय के ऊपर जैसे आरोप लग रहे हैं जिस तरह के, वो उन आरोपों से हटकर कुछ ऐसी पहल करें कि एक समन्वित, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में दोनों अधिकारी मिलकर इस समस्या का समाधान करें। मेरा ऐसा सोचना है। मैं ये दोनों विश्वविद्यालयों के संदर्भ में बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संदर्भ में, कि दोनों बड़े उच्च अधिकारी अगर तू मैं की स्थिति में आ जाएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? आपके अंडर में शोधार्थी हैं, रिसर्चर हैं, कितने सारे प्रोफेसर्स हैं और इतने स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी संख्या है। क्या मैसेज जाता है? मतलब एक सोचने का विषय है। जैसे आपने कहा कि शिक्षालय, ये शिक्षा के बड़े केंद्र विश्वविद्यालय, मतलब ये विश्व के विद्यालय हैं। आप उनके विश्व के विद्यालयों की ऐसी अगर दयनीय स्थिति बनाएंगे तो ये चीज़ मतलब अच्छी बात नहीं है। समय रहते इन चीज़ों को सुलझा देना चाहिए, मेरा ये मानना है। संवाद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।